हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और मैं हूं गणेश इंग्लिश। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म 1 है, ITR 1 जिसे हम बोलते हैं, उसे फिलअप करने वाले हैं। और ऐसे कस्टमर्स के लिए है या फिर ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे टैक्स पेयर के लिए है जिनके पास अपना खुद का घर अभी फिलहाल नहीं है और दूसरे के मकान में किराए पे रहते हैं और जिनके मदर फादर भी सीनियर सिटीजन है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कस्टमर्स के लिए हम इनकम टैक्स भरेंगे। उससे पहले अगर आपको अपडेट करना है तो इसे अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए आपको जो ईमेल आईडी देंगे और जो मोबाइल नंबर आप देंगे, वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आपका OTP जाता है और उसके बाद वेरीफाई होने के बाद आपका एड्रेस अपडेट होता है। फिलहाल हमें टाइम बचाना है और वेरीफाई नहीं करना है। उसके पहले आपको देखिए एक फॉर्म 16 को मिनिमाइज करके रखना होगा। इस तरह से मैंने रखा है। अब कैसे हम फिलअप करेंगे उसी की हम बात करेंगे और सारे नियम्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, तो ये फॉर्म खुला है। यहाँ पर जो पहला टैब है, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए डैशबोर्ड वगैरह बहुत सारा आता है यहाँ पर। बाकी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको मैच करना है तो फॉर्म 26AS को आपको डाउनलोड करना होगा, जो माई अकाउंट्स में होता है। व्यू फॉर्म 26AS। ओके, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। और किस तरह से डाउनलोड होता है, कैसे होता है, आपको किसी भी छोटी मोटी वीडियो में, वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है तो हम इसे प्रोसीड नहीं करेंगे। ओके, आप देख सकते हैं फॉर्म 26AS में। वैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे माई अकाउंट्स में और व्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ट्रेसेस का जो पेज है TDS का, ये खुलता है। और यहाँ पर एग्री करेंगे, सबमिट करेंगे। और चलो आ ही गया हूँ यहाँ तक तो मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी चलता ही हूँ। अब व्यू टैक्स क्रेडिट हो गया। यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको 2021, ठीक है। एक्सेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पर आपको HTML आप करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो व्यू डाउनलोड है और एक्सपोर्ट एज PDF। ये जो एक्सपोर्ट एज PDF है ये डिसेबल है फिलहाल। पहले डाउनलोड करेंगे उसके बाद ये इनेबल हो जाएगा। व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं। आपका 26X फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाता है। अभी आपको एक्सपोर्ट करना है PDF में एक्सपोर्ट करेंगे तो हम उसे देख सकते हैं। आपके ब्राउज़र के ऊपर है। देखिए मेरा ये डाउनलोड हो चुका है। गूगल क्रोम जो लोग यूज़ करते हैं उनका ब्राउज़र का जो डाउनलोड्स का जो लोकेशन है यहाँ पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में होता है। और जो ओपेरा मिनी यूज़ करते हैं उनका इस तरह से होता है। यहाँ पर हम इसे ओपन करेंगे और शायद ये पासवर्ड की डिमांड करेगा, तो पासवर्ड की डिमांड नहीं किया है। और अभी हम देखते हैं तो यहाँ पर TDS, ये देखिए टैक्स कितना कटा है, 23,502। इसी चीज को हमने मिलाना है। पहले हम डैशबोर्ड में चलते हैं, नहीं तो ये भी टाइम आउट हो जाता है। ठीक है, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स। अभी जो है हमारा जो सारी चीजें तैयार हो गई है। यहाँ पर देखिए दो चीजें आपको दिखती हैं। अच्छा, पहले मैं वो चीज दिखा रहा था आपको कि कितना TDS किससे मैच करना है टैक्स। देखिए यहाँ पर आप जाएंगे तो ये फॉर्म 16 में देखेंगे आपका टैक्स कितना कटा है। ये देखिए एग्जैक्टली मैच हुआ है 23,520। ठीक है, तो यही चीज मैच करना है। मैच नहीं भी होती है, वैसे मैच हो जाती है, ये नहीं होती है तो कोई कमी रहती है या फिर हमारी डिटेल्स गलत हैं या फिर जो टैक्स अपने जो एम्प्लॉयर है उन्होंने सही ढंग से नहीं काटा है टैक्स। तो ये सारे मिसमैचेस से प्रॉब्लम होती है। ऐसे मैच होना चाहिए, ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेल्स में मैं तो इतना नहीं जानता हूँ क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि जो हमें नियम है ATC से लेकर लास्ट तक के उसी के बारे में बताओ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले भी हमारी वीडियो थी एक। तो देखिए ITR फॉर्म भरने के लिए अगर आपने पहले ही फिलअप किया है तो इस तरह से आपको ड्राफ्ट एक मिलेगा। ठीक है, जैसे फाइलिंग पर क्लिक करेंगे तो या इस तरह से, अगर नहीं करे आपने सेव किया होगा या फिर फर्स्ट टाइम भर रहे होंगे तो इस तरह से कुछ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, मैं नया भर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो डिटेल्स है इस तरह से मांगता है। यहाँ पर ITR 1 करेंगे
क्योंकि हम सैलरीड है इसलिए ITR1, ठीक है। फाइलिंग टाइप है ओरिजिनल, ओके, ओरिजिनल भरना पड़ेगा। फाइलिंग टाइप मतलब ओरिजिनल आपका। ऐसा तो नहीं है कि कुछ कुछ लोगों का होता है कि वो फॉर्म भरते हैं और उसके बाद उनका रिजेक्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू आ जाता है, कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो इश्यू आते हैं ज़्यादातर, तो वो इश्यू आ जाता है और उसके बाद वो रिटर्न होता है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपको हो सकता है उस टाइम पे आपको दूसरा, लेकिन यहाँ पर तो कोई आ नहीं रहा है दूसरा। वैसे ओरिजिनल रिवाइज दोनों एक ही में है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में आपका अगर चाहे वापस आ गया हो चाहे कैसे भी आ गया हो, दोनों कंडीशन में आपको ओरिजिनल अब्लिक रिवाइज है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ओरिजिनल होता है फर्स्ट टाइम भरने वाले के लिए, और सेकंड टाइम यानी कि जो कोई इशू आ जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई क्वेरी आ जाती है, तो उसके बाद जो वापस से सुधार करके जो भेजते हैं उसे रिवाइज बोलते हैं। तो दोनों कंडीशन में यहीं पर क्लिक करना होता है और सबमिट मोड हमारा वही है, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, ठीक है। अपलोड XML नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोसेस बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इसलिए ये नहीं करना है। प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, चाहे आप भेजो ऑफलाइन, लेकिन आप इसे ऑनलाइन ही रखना, ओके। यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे चलेंगे तो आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर दिखता है। इस तरह से ये अकाउंट नंबर है, और अकाउंट नंबर के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि मुझे यही अकाउंट नंबर से वैलिडेट कराना है आगे चलकर भी, तो यहाँ पर चेक मारेंगे और उसके बाद कंटिन्यू। ये हमारी जो बेसिक प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और हम आगे बढ़ चुके हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दूसरा एक विंडो मिलता है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, इनकम एंड टैक्सेस है और टैक्स डिटेल्स है। बहुत सारे इसमें सब टैब्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हर साल फॉर्मेट बदलते रहता है, तो उसी हिसाब से हमें भी चलना होता है, लेकिन एक फॉर्मेट कभी नहीं बदलता और वो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। यहीं पर सारी इंफॉर्मेशन भरनी होती है और इसी से ये जो सारे सब टैब हैं ये इसी से फिलअप होते हैं। तो कैसे होते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन करेंगे हम। इंस्ट्रक्शन में ज़्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना है किस तरह से टैक्स भरते हैं, कौन सी टैब दबाना है, कौन सा क्या करना है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। आगे जाने के लिए यहाँ पर 4x4 पेज होता है, ये 4x4 एक ट्रक होता है उस हिसाब से, जिससे कि सारे पहिए उसके घूमते हैं। जब फिसलन होती है या जब नदी से गाड़ी पार होती है तो उसके सारे टायर घूमते हैं और गाड़ी को वो फंसने नहीं देते हैं। तो उसी तरह से ये 4x4 पेज है। यहाँ पर देखिए आप ये जो एरोज देख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करके भी अगले पेज पर आप जा सकते हो। एक है इसलिए मैं 4x4 बोल रहा हूँ। पार्ट इस टैब पर क्लिक करके भी आप अगले टैब पे जा सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके भी अगली टैब पे आप जा सकते हो। तो कहीं पर भी क्लिक, चाहे ऊपर क्लिक करो चाहे नीचे क्लिक करो, कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे तो आप आगे वाली इस टैब में जाएंगे इसलिए मैंने इस पेज को 4x4 नाम दिया है, ओके। ये जस्ट कॉमेडी के लिए है और हम क्लिक करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करने से तो जाएंगे, देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हम उसी टैब में आएंगे। देखिए हम आगे उस टैब में जहाँ पर हमने अभी फाइल करना है इनकम टैक्स, ओके। तो वीडियो हो सकती है लंबी, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपने जो भी आपके डिटेल्स है, फिर से यहाँ पर वही बात है, जो रेड स्टार से जो मार्क है उन्हें आपको कंपलसरी भरना होगा और जो नहीं है उन्हें नहीं भरना होगा। हम यहाँ पर भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इसे। अब यहाँ से हमारा एक्चुअली जो फाइलिंग है वो स्टार्ट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। मेरे जो इस फॉर्म से जो रिलेटेड केस है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और फाइल अंडर सेक्शन, ओके। ये है 139 ऑन और बिफोर ड्यू डेट, मेरे ख्याल से नवंबर तक है। आप इस साल कोविड-19 के कारण बहुत ही एक्सटेंडेड डेट मिली है, तो आप भर सकते हैं आराम से। मुझे लगता है कि सारे के सारे इसी डेट के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर एक नया नियम आया है। नियम ये है, मैंने पहले वीडियो में बताया है, स्पीडली बताता, जो पहले वीडियो में नहीं बताया उसे हम डिटेल में बात करेंगे, ओके।
तो देखिए यहाँ पर अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर अपने अकाउंट में जमा किए हैं या फिर 2 लाख से ऊपर आपने किसी ट्रैवल में खर्च किया है फॉरेन कंट्री में जाने के लिए, या फिर 1 लाख रुपए या उससे ऊपर आपने अगर बिजली का बिल सबमिट किया है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। नो ही लिखते हैं जो यूट्यूब पर वीडियो देख के अपना इनकम टैक्स भरते हैं। ओके, जो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें से किसी में भी अगर बैठते हैं तो कहने का मतलब है कि हम बहुत अमीर आदमी हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए बिजली का बिल, यानी कि हो सकता है हमारे पास छोटी मोटी फैक्ट्री हो, 2 लाख रुपए से ऊपर अगर हम खर्च करते हैं तो हो सकता है हम बाहर आना जाना रखते हो, तो वो भी एक उसी में आता है कि अच्छा खासा बिजनेस हमारा है या फिर अच्छी खासी नौकरी है। तो ये तीनों कंडीशन में हम नहीं आते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नो ही ये कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अभी अगर एस करेंगे तो किस कॉलम के अंतर्गत आपने कितना खर्च किया है। जैसे अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट किया है, लेकिन ये बात नहीं है, बहुत लोग हैं जो कि 1 करोड़ आजकल नॉर्मल है। ठीक, तो यहाँ पर आपको यस करके, यहाँ पर यस करके जो भी आपने खर्चा किया है 1 करोड़ से ऊपर जमा किया तो यहाँ लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर भी यस कर देंगे, सॉरी यहाँ पर भी यस कर देंगे, और यहाँ फिर इनेबल हो जाएगा, या अमाउंट लिखेंगे, इसी तरह से सब में करेंगे। नो, उसके बाद सेव ड्राफ्ट करेंगे। यहाँ से हर टैब को हमें सेव करना होगा। 4x4 का इस्तेमाल करते हुए इस टैब पर क्लिक करते हैं। तो देखिए अभी हम आ गए हैं जो ओरिजिनल टैब है, वहां पर अभी हमको फॉर्म 16 का इस्तेमाल लेना है, और वहां पर 17(1) में जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को यहाँ पर हमें डालना है। यहाँ पर आपको हर जगह पर एक देखिए यहाँ पर 17(1) दिख रहा है, 17(1) में है 779565। यहाँ पर हम फिलअप करेंगे 779565। यहाँ पर पहले ही कभी कभी किसी का ऑलरेडी फिलअप होके आता है, किसी का नहीं आता है, तो फिलअप होके आने के बाद में ये 17(1) जो है, उसके बाद ये 1A 1B और IA IB और 1A 1B और 1C का जो है ये ऑटो फिल है, यहाँ पर हमें भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेक्शन 72, कुछ भी नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं है, हम सेक्शन 72 में जाएंगे और यहाँ पर अमाउंट 0 है, साथ में 73 में देखते हैं यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर भी ये सब फर्स्ट वाला पेज है। ठीक है, कई लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 भी नहीं समझता, तो मैं सीधा बोलता हूँ फर्स्ट वाला पेज। ठीक है, देखिए 72 में 0 है, 73 में 0 है, तो यहाँ पर भी हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब आता है सेक्शन अंडर सेक्शन 10, यानी कि एग्जाम्प्टेड अलाउंस। एग्जाम्प्टेड का मतलब क्या है कि जो अलाउंसेस हमें माफ किए गए हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, तो उन अलाउंसेस को हमें वहां पर दिखाना होगा। तो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। उसके बाद देखिए जो टोटल वगैरह ये आता है, ये जो ऊपर जो गया है ना 1A 1B 1 2, वही ये टोटल है। और उसके बाद में सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अदर एम्प्लॉय वगैरह, ये अभी हम 16 नंबर फॉर्म के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम चलेंगे ITR फॉर्म के हिसाब से। तो ITR फॉर्म में अगला कॉलम क्या है, अंडर सेक्शन 2, तो वो कहाँ मिलेगा हमें। तो देखिए अंडर सेक्शन 10 यहाँ पर देखेंगे लेस अलाउंसेस, यानी कि यहाँ से सेक्शन शुरू हो जाता है। जहाँ पर लेस लिखा है ना, एग्जाम्प्टेड या लेस, सीधी बात है, यहाँ से हमारा जो है लेस, जहाँ पर लेस या एग्जाम्प्टेड लिखा है वहां से ये शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर यहाँ तक, सॉरी मैं करता हूँ यहाँ तक, ओके, यहाँ तक आप पढ़ लेना है, जो 2 नंबर में है, 2 नंबर में, ठीक है, कंप्लीट 2 नंबर में जितनी भी रुपए हैं, जितने भी रुपए हैं कहाँ पर भी, या देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ पर है टोटल अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 इज 29,080 रुपए, 29080। तो यही सिर्फ हमारे पास है। अगर आपके पास और होता तो वो सारी चीजें आप लिखते। कैसे लिखते, देखिए यहाँ पर इसी में लिखना है, वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, चेक करना है, सिलेक्ट करना है अंडर सेक्शन 10। अगर आपको नहीं पता है ना कोई भी, ये देखिए वैसे 14, 10, 14 और इसमें आते हैं, तो या तो 14(1) लिखेंगे या तो 14(2) यहाँ पर सिलेक्टेड करेंगे। ठीक है, इस तरह से, तो ये डिसेबल हो जाएगा। अगर एनी अदर आप लिखते हैं तो ये इनेबल है। एनी अदर में आपको लिखना पड़ेगा कौन सा अलाउंस आपका है, जैसे कि मेरा मान लो ये TL है, तो आपको TLA लिखना होगा, ओके।
लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड जाता है एनी अदर। या तो फिर आप अंडर सेक्शन 10 लिखेंगे, अंडर SECTION 10, मैं लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ, ठीक है, अंडर सेक्शन 10। क्यों मैं लिख रहा हूँ या एनी अदर हो, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा फॉर्म है ना, यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं है कि ये कौन सा अलाउंस है। ओके, द टोटल अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10, ये टोटल अमाउंट है, तो ये कौन सा है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, और ये वहाँ समझ में आएगा जहाँ पर आपकी सैलरी स्लिप है, ठीक है, उसको मिला के आपको 12 महीने का पैसा इतना होता है क्या, तब जाके पता चलेगा कि ये कौन सा अलाउंस है। ठीक है, फिलहाल मैं एनी अदर लिखता हूँ और अंडर सेक्शन 10 लिखता हूँ। लास्ट में देखते हैं, हो सकता है एरर हमें आ जाए तो उसे हम बाद में करेक्ट कर देंगे। उसके बाद में चलेंगे आगे, तो देखिए यहाँ पर कितना पैसा था, वो पैसा अभी भरेंगे, ठीक है, 29080, यहाँ पर मैं भर लेता हूँ 29080 यहाँ पर फिलअप कर दिया 29080। ओके, तो ये कि पूरा के पूरा मुझे डिडक्शन मिल गया है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा की पूरा डिडक्शन मुझे मिल चुका है। इसी तरह से यहाँ पर फॉर्म में देखेंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ से शुरू हुआ है, मैं बताता हूँ यहाँ से, सॉरी, ये पूरा के पूरा जो 2 नंबर है, ये पूरा, ठीक है, जितना पैसा है, या ध्यान रखना जो लास्ट वाला कॉलम है वो टोटल है, ठीक है, ये जो है नीचे वाला 29080 ये टोटल है। तो यहाँ पर जितना भी पैसा होगा आप चाहे जोड़ के भी लिख सकते हो और अलग अलग करके भी लिख सकते हो, क्योंकि वो एक ही सेक्शन में आते हैं। अगर ये आप मान लो 2 रुपये होते तो 29082 यहाँ आता, यहाँ 1000 रुपये होते तो 30080 आता, ठीक है। तो इस तरह से आप टोटल करके लिख देंगे, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, आगे चलते हैं हम, और इसी तरह से आपको भरने पड़ेंगे। यहाँ पर नेट सैलरी है, ऑटो पॉपुलेटेड है, उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन, ये भी आपको भरने की जरूरत नहीं, ये भी भरने की जरूरत नहीं है। जो थोड़ा सा व्हाइट है उसमें आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस है अंडर सेक्शन 16(2) में, यहाँ पर देखते हैं अंडर सेक्शन 16(2) है कहीं। देखिए अंडर सेक्शन 16 आ गया, 16(1)(a) और 16(2). 16(1) में तो 1A में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो हम देखेंगे वहाँ पर, वो भी ऑटो पॉपुलेट आता है, ऑटो रिफ्लेक्टेड होता है वो, ठीक है। और देखिए इंटरटेनमेंट अलाउंस, देखिए ये देखिए इंटरटेनमेंट अलाउंस, यहाँ पर 16(2) में है ना 0 रुपये है, तो यहाँ पर भी हम 0 ही है, तो हमें यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं, प्रोफेशनल टैक्स हमारा कुछ नहीं है, तो ये भी 0। फिर भी आप सेक्शन 16(3) में देख सकते हो, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो देखिए अंडर सेक्शन 16(3) में 0 है, तो वहां पर भी हम 0 ही रहने देते हैं। और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज है 7000485। क्या इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, यहाँ पर देखिए 6 नंबर का कॉलम एग्जैक्टली मैच हुआ है 16 नंबर फॉर्म से, यानी कि अभी तक जो फॉर्म हमने फिलअप किया है वो बिल्कुल सही है। अभी आगे हम और डिडक्शन क्लेम करते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, हाँ यहाँ तक हुआ था, हम ऊपर सा ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी है। अगर मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो आप लेट आउट लिखेंगे। ओके, अगर आप लेट आउट लिखेंगे तभी हम ये चारे के लिए क्लेम कर पाएंगे। ये चारे के लिए क्लेम करने के लिए हमने कौन सी धारा में जाना है वो भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम लेट आउट करेंगे। लेट आउट करने के बाद ग्रॉस रेंट रिसीव्ड है। लेट आउट करने का 2 मतलब है, वैसे आप सेल्फ ऑक्युपाइड भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। लेट आउट करने का मतलब ये है कि आप बाहर रह रहे हो और आप खुद का जो घर है, ऐसा तो इंडिया में है नहीं कि खुद का घर नहीं है किसी का, है ना, सबके पास अपना घर रहता है। सिर्फ फर्क ये रहता है कि किसी का गांव में रहता है, किसी का कोई अपने घर में ताला लगा लेता है, और कोई किसी को अपने भाई को या किसी को बोलता है कि तुम रहो, तो जरूरी नहीं कि वो किसी से किराया ले ही रहा हो, ठीक है। तो लेट आउट का मतलब ये है कि आपने अपना घर किसी को किराए पे दिया है और आप भी खुद कहीं दूसरी जगह पे किराए पे रह रहे हो सकता है ऐसा हो।
लेकिन लेट आउट का मतलब सिर्फ यही नहीं है, लेट आउट का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने अपने घर को ताला लगा दिया है और किसी बड़े शहर में आप किराए पे रह रहे हो, ये भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप यहाँ पर लेट आउट भी लिख सकते हो और यहाँ पर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड भी लिख सकते हो। तो फिलहाल हम लेट आउट ही लिखेंगे और यहाँ पर फिर देखिए इसीलिए ये कॉलम इनेबल हुआ है कि आपने रेंट रिसीव किया है, यानी कि लेट आउट यानी कि आप अपने घर से बाहर रह रहे हो, इसका मतलब किसी को किराया भी दिया है, ऐसा ये फॉर्म समझ रहा है। लेकिन अभी हम सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर लिखते हैं, देखते हैं ये डिसेबल होता है क्या। अगर डिसेबल होता है तो हम ऐसा ही इसे करेंगे। ओके, ये डिसेबल हुआ है। चलो एनुअल वैल्यू यहाँ पर जब सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है ये डिसेबल हुआ है, तो अभी हमें इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेट आउट करेंगे तो आपको यहाँ पर रेंट रिसीव अब जरूरी नहीं है, आपने नहीं भी लिया है तो भी लिखेंगे, नहीं लिया है तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं। टैक्स पेड, अगर आपने रेंट रिसीव किया है तो आपने टैक्स भी दिया होगा। ओके, तो आपने टैक्स कितना दिया है लोकल अथॉरिटीज को, तो वो टैक्स 200, 500, 1000, 500 जितना भी होता है वो टैक्स यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि उसमें भी आपको छूट मिलती है। और एनुअल वैल्यू डिसेबल है और ये भी डिसेबल है, ये भी डिसेबल है। और यहाँ पर ये दो चीजें हैं। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने लोन लिया है, होम लोन लिया है, उसके लिए है, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था इसके बारे में। और यहाँ पर भी रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%, तो यहाँ पर भी अगर आप किराया वसूल कर रहे हो तो आपको पता होगा, क्योंकि आपने पहले भी इस तरह से कुछ भरा होगा और रेंट भी दिया होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग आजकल ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, तो लोग अच्छे से इन कॉलम्स को फिलअप कर देते हैं। और यहाँ पर जैसे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे तो यहाँ पर आपने कितना इंटरेस्ट दिया है ये कॉलम फिर से आया है, अगर होम लोन के केस में है ये। और उसके बाद फिर बाकी ये सारे डिसेबल हो गए, इसे आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस का मतलब क्या है, यहाँ पर हम चेक करते हैं, पहले देखते हैं। यहीं पर आपको इसका सवाल मिलता है, जवाब मिलता है। देखिए सेविंग बैंक से, आपको सेविंग बैंक से कोई मिला है इंटरेस्ट, आप अपनी पासबुक में देख सकते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, आपने डिपॉजिट किया है 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उस डिपॉजिट से आपको कोई इंटरेस्ट मिला है। जो मान लो कि 2 महीने पहले आपको कोई आपकी एफडी मैच्योर हुई है और वो 10 लाख रुपए की है, और वो पैसा आपने खाली एफडी से पैसा आया है, आपके सेविंग बैंक में ऐड हुआ है, आपने उसे निकाला नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो करंट रेट के हिसाब से है। तो वो इंटरेस्ट आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, वो कौन सा इंटरेस्ट है आपके पासबुक में दिखता है, और इंटरेस्ट फ्रॉम लो इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड में जैसे पिछली बार मैंने मान लो कि 12,997 रुपए का टैक्स मेरा रिटर्न था करना, लेकिन मुझे 13,000 मिला है, 3 रुपए ज्यादा मिला है, तो वो 3 रुपए भी आपको यहाँ पर दिखाना होगा। ओके, फैमिली पेंशन और एनी अदर, आपको कुछ नहीं पता है, पासबुक में सिर्फ इंटरेस्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर एनी अदर करेंगे और इंटरेस्ट यहाँ पर लिख देंगे, और 200, 500 जितनी भी अमाउंट्स है वो यहाँ पर लिख देंगे। सेविंग बैंक से मिला है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये डिसेबल हो गया है क्योंकि यहाँ पर आपने पहले ही बताया कि मुझे सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है, तो फिर आप उसी के चलते ये जो टैब है ये डिसेबल हो जाती है और यहाँ पर सीधा अमाउंट आपको इंटर करना होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको इनकम टैक्स रिफंड से मिला है, डिपॉजिट से मिला है, लेकिन एनी अदर अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना होगा कि एनी अदर में एक्चुअली में आपको कौन सा पैसा मिला है। फिर भी आपको पता नहीं तो आप अंदाज से लिख सकते हो क्या मिला है। अभी मुझे कुछ नहीं मिला है क्योंकि मेरे अकाउंट में 54 भी नहीं होती है। लेस डिडक्शंस है, उसके बाद में यहाँ पर जितना अमाउंट डालोगे, वैसे यहाँ पर 10,000 तक होता है, मैं यहाँ पर फिलअप करके देता हूँ आपको। 10,000 रुपए तक का टैक्स आपको छूट मिलती है, तो यहाँ पर अपनी रिफ्लेक्टेड होके आएगा 10,000 रुपए। देखिए यहाँ ऊपर गया है, सॉरी, तो ये देखिए यहाँ पर 10,000 रुपए चला गया है। ये बाद में होता होगा कैलकुलेट, वैसे ये भी होगा क्योंकि ये डिसेबल है ना, तो ये बाद में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखिए 10,000 रुपए का, लेकिन ऐसा नहीं है आपको नहीं मिला है और आप यहाँ पर 10,000 रुपये डालेंगे। आजकल वैसा हिसाब नहीं है, गलत इनकम टैक्स नहीं भरना है। ओके, तो ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि अब आपके पास कितना पैसा हुआ है, 700,485।
यहाँ पर हमने कुछ नहीं डाला, हमने सिर्फ वहां पर जो अंडर सेक्शन 10 की जो अमाउंट थी वही डाली, 29,000 रुपए। अभी तक हमारा सिर्फ इतना ही रुपया 29,000 ही माइनस हुआ है। अभी आगे चलते हैं एटीसी में। देखिए यहाँ से और भी हमें कम करना है, तो धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे इनकम टैक्स जो है वो आपका रिफंड होता है। अभी फिलहाल आपका 7,04,85 रुपए पे टैक्स लगेगा। ओके, अभी इसमें से हमें क्या क्या खर्च किया है जो कि जिसके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लेती, उन पैसों को हमें शो करना होता है ये जो एटीसी है उसके आगे। और इसीलिए वो पैसा जो है, जैसे कि बहुत सारी पॉलिसी होती है, एलआईसी होती है, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, या फिर कोई आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है उसमें भी इसमें से धारा एटीसी या फिर सीसीडी वगैरह जो भी धारा है उनमें टैक्स छूट होती है। अगर आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट की है तो भी आपको पैसा ये होता है। एक चीज हमारी छूट गई है, एक बार से वापस चलते हैं। पहले मैं इसे सेव ड्राफ्ट कर लेता हूं और एक बार से वापस चलते हैं। एक चीज हमारी छूट गई है, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताना था। ओके, एक्चुअली यहाँ पर ये है, वो जो 2 सेक्शंस है ना जो अभी नहीं हुए थे कि पुराने उसे पैटर्न से भरना है कि नए पैटर्न से भरना है, तो यही है। नो का मतलब ये पुराने पैटर्न में गया है, तो हमें पूरा जो पूरा जो ब्रेकडाउन है वो हमें यहाँ पर शो करना होता है। ठीक है, तो ये एस मतलब नया और नो मतलब पुराना, ये चीज बताना था। चलो आगे आगे चलते हैं। एक चीज और है बताने वाली, वो आगे मिलेगी हमें, उसे में हम आपको बताएंगे। तो अभी हम उन पैसों को डालेंगे जिनके ऊपर सरकार ने टैक्स में राहत दी है, और वो पैसा हमने कहाँ कहाँ खर्च किया है प्रूफ के साथ। ठीक है, तकरीबन जो पेमेंट्स है वो कैश में नहीं होना चाहिए, वो ऑनलाइन होना चाहिए, चेक से होना चाहिए, किसी कैश के अलावा किसी भी माध्यम से हो सकता है, वही होना चाहिए ताकि उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मिले। तो तकरीबन धाराएं जो है वो उसी को सपोर्ट करती हैं, ट्रांजैक्शंस को। तो देखते हैं कौन कौन सी धारा में कौन कौन सा ट्रांजैक्शन अलाउड है, कैश या फिर कैशलेस। तो देखिए एटीसी में आपको क्या क्या फिलअप करना होता है। मेरे पास बहुत सारा ये है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं एटीसी में। एटीसी के तहत आपको क्या क्या मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, नेशनल पेंशन स्कीम है, नेशनल सेविंग सेंट्रल सर्टिफिकेट क्या क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा है, सीनियर सिटीजन में के जो सेविंग स्कीम्स होती है उनके लिए है, यूनिट लिंक्स इंश्योरेंस प्लान्स है, उसके बाद टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स है। उसके बाद इनके अलावा भी ये देखिए जीवन बीमा है, योगदान पीपीएफ है, पीपीएफ के लिए योगदान है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यूलिप में निवेश है, पेंशन फंड के लिए योगदान है, अधिकतम 2 बच्चों की ट्यूशन फीस है, और उसके बाद वार्षिकी की योजना बीमा कंपनियां समिति एलआईसी वगैरह, घर का कर्ज चुकाना। घर का कर्ज का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, पहले तो होता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक होता है इंटरेस्ट, तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इसमें आता है। और 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट जितना भी आपने किया है वो पैसा, और वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना में योगदान, ये सारी चीजें इसमें आती हैं मोटे मोटे तौर पर। तो तकरीबन ये 1,50,000 से ऊपर ही हमारा इसमें होता है, लेकिन यहाँ पर इतनी छूट है तो हम इतनी फिलअप करेंगे। ATCCC में हम क्या करेंगे, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड, जो भी आपके जो पेंशन फंड हैं, जो भी आपने ओके, तो यहाँ पर भी पेंशन फंड्स जो भी आपने लिया होगा बीमा कंपनी के द्वारा, जो पेंशन फंड्स लिया होगा ना बीमा कंपनी के द्वारा, जो हम लेते हैं जैसे कि एलआईसी के द्वारा लेते हैं, या फिर बीमा कंपनी एक SBI लाइफ भी है, तो वहां से भी अगर आपने कोई पेंशन फंड लिया है, तो कोई भी बैंक की जो बीमा कंपनी है, तो उसमें जो आपने पेंशन प्लान लिया होगा वो पैसा यहाँ पर आप डाल सकते हैं।
कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कोई भी, अगर आप ITR 1 है यानी कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी पेंशन फंड में हिस्सा लिया है तो अमाउंट यहाँ पर आप डालेंगे और यहाँ पर साथ में जो अटल पेंशन योजना का जो पैसा है वो भी इसी में आता है। ओके, और 1B में आता है पेंशन फंड्स की जो NPS वगैरह जो पैसा होता है आपका, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे किसी में भी आप डाल सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप गलत तो डाल नहीं रहे हो, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आए तो आप इसी में डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये मेन धारा है 80CC-C, 80CC-D और 80CC-D-1B। वैसे यहाँ पर जो पॉलिसी का जो पेंशन फंड है उसका पैसा होता है, यहाँ पर अटल पेंशन योजना के साथ जो NPS का पैसा यहाँ पर भी डाल सकते हो और आप NPS का यहाँ पर भी डाल सकते हो। ओके, और उसके बाद ये पेंशन यहाँ पर आता है 80CC-D2 में कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर यानी कि अपना जो डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय तो हो गए हम और एम्प्लॉयर हो गया हमारा जो डिपार्टमेंट है। हमारे डिपार्टमेंट ने हमें कितना कौन सी स्कीम के तहत पेंशन योजना में हमें डाला है, अगर नहीं डाला है तो बहुत सारे होते हैं, ग्रुप पेंशन योजनाएं होती है। आजकल क्या होता है कि पॉलिसी कंपनी जो होती है वो ऐसे डिपार्टमेंट्स को पकड़ती है क्योंकि यहाँ पर उन्हें बल्क रेवेन्यू दिखता है, क्योंकि 1000, 1500, 2000 डिपार्टमेंट में तो ऐसे ही होते हैं। तो हेड डिपार्टमेंट का हेड होता है, उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो बाय ऑर्डर वो जो प्लान है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो पेंशन का प्लान भी हो सकता है और वो कोई ग्रुप पॉलिसी भी हो सकती है, ठीक है, जिससे कि बहुत सारे जो कवर्स हमें मिलते हैं उस तरह के होते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट ने कोई आपका पेंशन का जो प्लान है वो एक्टिवेट किया है तो वो कितने रुपए का है सालाना, उतने रुपए आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यानी कि 2000 रुपये आपका महीने का करता है तो सालाना 24,000 रुपये, 3000 करता है तो 36,000 रुपये, 5000 करता है तो 60,000 रुपये यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। और जितना अमाउंट डालेंगे मिलेगा आपको कितना, 1,50,000। मेरे ख्याल से 50,000 सिर्फ और एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलेगा तो टोटल हमें 2 लाख का ही डिडक्शन मिल सकता है। मैं यहाँ पर 50 डाल के ही देखता हूँ, हम देखते हैं कि हमें कितना डिडक्शन मिलता है। देखिए 50,000 मिला है। यहाँ पर मैं अगर 60,000 करता हूँ तो कितना मिलेगा, ओहो 60 भी मिला है यहाँ पर। 2,10,000 हुआ है ना। हाँ ये देखिए यहाँ पर टोटल डिडक्शन हमें मिला है 2,10,000 रुपये। अगर मैं यहाँ पर अभी मान लो 1 लाख करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर फिर 1 लाख मिला है तो यहाँ पर मुझे 2.5 लाख रुपए का जो रिडक्शंस है वो मिला है। तो मुझे लगता है यहाँ पर 1,50,000 तक ही छूट है। 1,60,000 करता हूँ मैं, देखता हूँ अभी कितना मिलता है। 1,60,000 ओके, ओहो 1,50,000 इतना रुपया अभी मिला है क्योंकि मैंने भरा था 1,60,000 रुपये। मान लो मैंने कोई स्कीम के तहत इन्वेस्ट किया है लेकिन मुझे डिडक्शन कितना मिला है, 1,05,067 रुपये। तो टोटल मिला के मुझे 3,10,000 रुपये के डिडक्शन मिला है। तो इतना ही आपको मिल सकता है। यहाँ पर भी अगर हम डालेंगे 50,000 तो यहाँ पर भी आपको डिडक्शंस मिला है। इस तरह से देखिए टोटल डिडक्शंस है 3,60,000 हो गया है। अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपने 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो यहाँ पर भी नहीं मिला है, टोटल 50,000 ही है। एक धारा CCD1 और CCD1B, इसमें मुझे लगता है शायद 50,000 तक का ही है क्योंकि मैंने पढ़ा था। और यहाँ पर 1,50,000 था अभी, लेकिन हम देखते हैं कितना हमें मिलता है। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ ताकि आपके क्लियर समझ में आ जाएगी कि कितना डिडक्शंस मिलता है। नहीं, हमने सारे कॉलम्स में भरा है लेकिन हमें टोटल डिडक्शन कितना मिला है, 3 लाख। टोटल डिडक्शंस 5,50,000 टोटल हमने वो किया है, लेकिन हमें मिला कितना है, 3,05,000 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस कॉलम में।
हमारा डिडक्शंस इतना हुआ है, लेकिन हमें डिडक्शंस मतलब कितने डिडक्शंस पे छूट मिलती है, तो 3,05,067 रुपए। ओके, तो अब यहाँ पर जितना भी अमाउंट आपका डिडक्ट हुआ, मतलब आपने खर्चा किया है, इन्वेस्ट किया है, वो सारा लिखेंगे, लेकिन मिलेगा आपको 3,00,000 रुपए तक ही छूट मिलेगी। तो ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये भी मैंने कुछ नहीं किया है। हालांकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है ना 2-3 लाख से ऊपर है, लेकिन यहाँ पर 1.5 लाख से ऊपर नहीं भर सकते इस कॉलम में, तो मैं यहाँ पर अभी बाकी का अमाउंट दूसरे में भर नहीं सकता, क्योंकि मुझे इसी धारा के तहत मैंने इन्वेस्ट किया था, तो इसी धारा में लिखना पड़ेगा। वो पैसा बाकी का मैंने दूसरी जगह पे मैं नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, तो इसलिए ये मेरा खाली जाएगा। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप बच सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है प्रैक्टिकली कि आपको 3 लाख रुपए तक का छूट मिलता है धारा 80C के जो जितने भी कॉलम्स है उसमें। ओके, अब धारा 80D में चलते हैं। ये मेडिकल की धारा है, मैंने जो बोला था, ये जो भूल भुलैया आगे आपको दिख रहा है, ये देखिए 80D और 80G और 80CG है। अब ये यहाँ से शुरू होती है। अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्लान लिया है, कोई भी, अगर कुछ नहीं तो हम साल में 5,000 रुपए तो खर्च करते ही हैं, 5 से ज्यादा खर्च करते हैं। जो भी आपने खर्च किया है वो सारा आप यहाँ पर नहीं फिलअप कर सकते, ये डिसेबल है। आपको फिलअप करने के लिए 80D में जाना होगा, तो उसके लिए आपको वहां पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे मैंने क्लियर किया और हम 80D में सीधा आ गए। 80D में आपको देखना है यहाँ पर वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को छोड़ के क्या सीनियर सिटीजन है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, मेरे केस में नहीं है, मैंने नहीं लिखा है, तो ये डिसेबल हो गया है, इसे हम भरने की जरूरत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया है, ध्यान रखना हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा वही पैसा भरना होगा जिसका पेमेंट आपने ऑनलाइन या चेक से किया होगा, ठीक है, कैश पेमेंट यहाँ पर चलता नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में यानी कि वो पैसा जो हम मेडिकल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, या फिर कोई भी टेस्ट करते हैं, तो 5,000 रुपए तक की छूट हमें सरकार देती है यहाँ पर। तो हम 5,000 रुपए यहाँ पर कैश पेमेंट भी अगर किया है तो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में। सेल्फ एंड फैमिली सीनियर सिटीजन, तो ये डिसेबल है, हमें अगर यहाँ पर ये आप एस करते तो कुछ जो कॉलम डिसेबल है उन्हें आपको भरने की जरूरत नहीं है, और जो इनेबल है सिर्फ उन्हें ही आपको भरना है। तो ये 4 कॉलम डिसेबल है, इसे भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सीनियर सिटीजन है तो आपने कितना इंश्योरेंस खोला है, अगर खोला है इंश्योरेंस आपके पास है तो लिखेंगे, नहीं तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप यहाँ पर 5,000 रुपए डाल सकते हैं। मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर भर नहीं सकता, मैं यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए। वैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको 30,000 35,000 तक का जो इंश्योरेंस प्लान है उसमें छूट मिलती है। एग्जैक्टली मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा भी होगा कि लोग एग्जैक्टली अमाउंट बताते हैं, ठीक है। मेरा कहना ये है कि आपको मिले कितना भी, आपने जितना इन्वेस्ट किया है उतना सारा डाल दो, ठीक है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, आपने जितना भी इन्वेस्ट चाहे, आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया होगा, डाल दो, लेकिन मिलेगा आपको छूट 3 लाख में ही, ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं है देखने का कि आपको कितना छूट है, क्या छूट है, जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना डाल दो, सीधा मतलब है। कितना छूट है का मतलब ये है कि आपका कुछ जोड़ है। ओके, तो सीधा मतलब ये है भाई कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है और कितना हमने ऐसा टैक्स दिया है जिसके ऊपर हमें छूट मिलनी चाहिए, तो वो पैसा हम डालेंगे ईमानदारी से। ओके, यहाँ पर हमें खर्चा किया है 5,000 से ऊपर, लेकिन हम यहाँ पर 5,000 ही हमें छूट है। वैसे आप यहाँ पर 7,000 भी डाल सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, ये लेगा भी नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी जगह है वो लेता नहीं है। ओके, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर 5,000 से ऊपर डाला नहीं था। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, अभी पॉपअप आया था, जैसे मैंने 7,000 डाला था यहाँ पर, तो एक ये देखिए ये आता है, ये देखिए बोलता है नहीं 5,000 से ऊपर नहीं भरना है बेड़ू, तो हम नहीं भरेंगे। लेकिन जो 80C में जो आपको दिखाया था, यहाँ पर आप कितना भी भर सकते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है सारा के सारा भर सकते हो।
ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं बोलेगा कि क्यों आप भर रहे हो, क्योंकि उसने कितना छूट देना है यहाँ पर अपने आप दे रहा है। ओके, वापस चलते हैं एडीटी में। ये हो गया। अच्छा, अब फादर के लिए, अब ये जो 2 नंबर कॉलम है ये पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन है क्या? अगर है तो आप यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। मेरे इसमें है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अगर नो लिखेंगे तो भी वही चीज़ है, जो चीज़ ऊपर है वही है, ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे तो सीनियर पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है। तो अगर है तो आप यहाँ लिखेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अभी आप यहाँ पर 5,000 नहीं डाल सकते हो, 5,000 दोनों में से एक ही जगह मिलेंगे। देखिए वार्निंग दिया है कि आपको 5,000 रुपये अब नहीं मिलेंगे, आपको चाहे ऊपर लेने होंगे चाहे नीचे लेने होंगे। तो मैं यहाँ पर एक ही जगह लेता हूँ। ओके, तो ये मिले हैं। तो अब यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5,000 नहीं ले सकते। आप 5,000 चाहे यहाँ ले सकते हो चाहे यहाँ, एक ही जगह ले सकते हो। लेकिन इंश्योरेंस आप दोनों जगह लिख सकते हो। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए भी लिया है और हेल्थ इंश्योरेंस आपके पेरेंट्स के भी लिए लिया है तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके ओके, चलिए आगे है। पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है, बाकी 2 ही कॉलम इनेबल है, बाकी सब डिसेबल है। तो इन सब को भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन 5,000 रुपये हमें मिला है, लेकिन इस केस में पेरेंट सीनियर सिटीजन है। ओके, बस इतना ही यहाँ पर भरना है, लेकिन उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर किसी के पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादातर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां होती हैं, इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स लगाती है, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत उम्र होती है। वैसे हम दुआ करते हैं कि सीनियर सिटीजन्स हमारे साथ बने रहे, जिसके भी घर में हैं उनके साथ बने रहे, यही हम दुआ करते हैं। तो इसी बात को देखते हुए कंपनियां जो करती हैं कि प्रीमियम हाई रखते हैं, क्योंकि हाई रिस्क होता है ऐसी एज में, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए प्रीमियम्स भी हाई होते हैं। प्रीमियम्स हाई होने के कारण बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस नहीं निकालते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस, मेरे भी मोस्ट सीनियर सिटीजन्स में आते हैं, फादर मदर फादर, लेकिन मैंने अभी उनका इंश्योरेंस नहीं लिया क्योंकि प्रीमियम्स बहुत हाई है। ओके, और 1 साल का ही वैलिडिटी होती है। 1 साल में आप 20, 30, 25 हजार, इससे भी ऊपर होता है, ठीक है, इतना नहीं होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि फिर आप बोलोगे कि मैं तो पैसा 1 लाख से ऊपर खर्च किया, 2 लाख से ऊपर खर्च किया, लेकिन उसको भी दिखाने की एक जगह है। वो कौन सी जगह है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बगैर इंश्योरेंस का पैसा आप यहाँ पर डाल नहीं सकते, वो भी ट्रांजैक्शंस के साथ में, कैशलेस। प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं है, हमने एक जगह लिया है। चलो, हमारा ये कॉलम कंप्लीट हो गया है। इसे हम सेव ड्राफ्ट करते हैं। हमने इसे सेव ड्राफ्ट किया है। वापस हम चलते हैं कहाँ पर? अब आप बोलोगे यहाँ पर आगे, इसके आगे मैं चलता हूँ, नहीं, अभी यहाँ पर ही हमारा बाकी था। देखिए, जो वहाँ पर हमने 5,000 रुपये डाला था, यहाँ थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर 5,000 रुपये ऑटोमेटिक आ गए हैं डिडक्शंस, ठीक है। ADDD में है मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज पर्सन विद डिसएबिलिटी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिपेंडेंट्स के लिए खर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके डिपेंडेंट्स, यानी कि आप किसी के लिए भी खर्च कर सकते हो, भाई बहन मदर फादर, जो भी डिपेंड है आपके ऊपर, उनके किसी के भी लिए आप खर्चा कर सकते हो। और लेकिन सिर्फ वो NRI नहीं होना चाहिए, यानी कि जो टैक्स पेयर है वो NRI नहीं होना चाहिए, उसके लिए कॉलम्स नहीं है। NRI की बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी अभी भी इंडिया में है और वो बाहर रह रहे हैं, लेकिन टैक्स उन्हें भी पे करना होगा क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में उन लोगों के लिए ये कॉलम्स नहीं है NRI के लिए। ये चीज सिर्फ HUF यानी कि हिंदू अनडाइवर्सिफाइड फैमिली, आई थिंक HUF, ओके, यानी कि हिंदू अविभाजित फैमिली के अंदर वो लोग आते हैं जिनके जो हिंदुस्तान में ही रहते हैं, ओके। तो उनके लिए है। अगर आपने किसी के ऊपर खर्च किया है, मदर फादर भाई बहन किसी के ऊपर भी, तो आप यहाँ पर अगर 40% डिसेबिलिटी है तो 40,000 रुपये तक की छूट आप ले सकते हैं, सॉरी 75,000 रुपये तक। और 40% से ऊपर अगर डिसेबिलिटी है तो आपको 1,25,000 रुपये तक की छूट मिलती है, 1,25,000।
ओके, एक जीरो ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपको आगे मिला होगा कहीं, यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा पहले सेवर डिसेबिलिटी में। देखिए 1,25,000 की छूट मुझे मिल गई है। अगर वही चीज़ अगर मैं डिसेबिलिटी तक करता हूँ तो देखिए मुझे 75,000 रुपये तक की छूट मिली है। आपने डिपेंडेंट पर्सन का ट्रीटमेंट किया है जो सिर्फ डिसेबिलिटी है और 25-40% तक है। आपने खर्चा चाहे कितना भी किया हो लेकिन आपको 75,000 तक ही छूट मिलेगी। लेकिन आपने ऐसा खर्च किया है जैसे कि मान लो 50,000 रुपये, आपने 1.5 लाख रुपए खर्च किया है किसके ऊपर, सेवर डिसेबिलिटी के ऊपर, तब भी आपको 1,25,000 रुपये तक ही छूट मिलेगी। तो ये चीज़ है हमने फिलअप की है, इसे हम हट जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है, ट्रांजैक्शन भी कैशलेस होना चाहिए और आपको फॉर्म 10 आता है, 10 नंबर एक फॉर्म आता है, सेक्शन फॉर्म 10A इस तरह से कुछ आता है, 10(1)A आता है। आपको इंटरनेट पर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर आराम से उपलब्ध होता है सेक्शन फॉर्म 10(1), सेक्शन 10(1)A नाम का जो फॉर्म है उसे फिलअप करना होता है, ठीक है, और हाथों हाथ सबमिट भी करना होता है यहीं पर, तो तभी आपको ये छूट मिलती है। लेकिन जो AD/DDB है वो ऐसा सेक्शंस है, यहाँ पर भी आपको डिडक्शंस मिलता है, लेकिन किस कंडीशन में मिलता है, सेल्फ एंड डिपेंडेंट। तो यहाँ पर देखिए AD/DDB में मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसीज, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपका जो न्यूरो यानी कि हड्डी की बीमारी आती है, दिमाग की बीमारी आती है, इस तरह से बहुत सारी बीमारी आती हैं। एक आपको है ना मेरे जो कॉन्टैक्ट जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कौन कौन सी बीमारियां हैं, धारा किस तरह से काम करती है, ATC, ATCC, ATCC-D1, इस तरह से सारी धाराओं की जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं गूगल ड्राइव में अपलोड नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप के ज़रिए आपको मिले। तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा, वहाँ पर आप मुझे सेंड मी प्लीज़ दैट फाइल या इस तरह से कुछ भी मैसेज कर सकते हो, तो मैं वो फाइल आपको सेंड कर सकता हूँ। वो ये मीडियम क्या है व्हाट्सएप का, बिल्कुल क्लियर है और विद इन क्विक टाइम में हो जाएगा, ठीक है। आप गूगल ड्राइव में कब डाउनलोड करोगे, करना आएगा नहीं आएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है मेरे पास में। तो वो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट करके आप वहाँ से डिमांड कर सकते हो। तो उसी फाइल में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं सेक्शन AD/DDB के तहत, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि ये जो थोड़ी सी नरम धारा है इस धारा से, क्योंकि यहाँ पर हाथों हाथ सर्टिफिकेट जमा करना होता था, लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको रखना है, सिर्फ दिखाने के लिए रखना है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिमांड करता है, उसे डाउट होता है कि आपने जो पैसा भरा है वो बिल्कुल गलत भरा है, तो वो डिमांड करेगा आपको और वो सर्टिफिकेट आपको फिर उन्हें शो करना होगा, ठीक है, अपलोड करना होगा या फिर कहीं जाकर जमा करना होगा, सेंड करना होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट्स इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है और वो सर्टिफिकेट आपको चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो या फिर सरकारी डॉक्टर हो, दोनों में से किसी भी डॉक्टर से लिया हुआ सर्टिफिकेट आपको चलेगा, लेकिन डिसिग्नेशन उसका सर्जन होना चाहिए, उनका बोलेंगे, सॉरी। तो ये है। और तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही है, 60 साल से नीचे है तो आपको 40,000 रुपये मिलेगा और 60 साल से ऊपर है तो आपको 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। मेरे फादर 60 साल से ऊपर है तो मैं यहाँ पर सीधा वैसे खर्चा किया है मैंने, ओके, तो मैंने इतना रुपए खर्च किया था तो मुझे इतना ही रुपए डिडक्शंस मिलेगा। देखिए यहाँ पर मुझे, क्योंकि मेरे जो फादर है मदर है वो मोस्ट सीनियर सिटीजन है। AD/EE में आता है इंटरेस्ट। जो आपने एजुकेशन लोन लिया है ना अपने बच्चों के लिए, आपने जितना भी लोन लिया है उसके ऊपर आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है वो सारा की सारा इंटरेस्ट आपको छूट मिलेगा यहाँ पर, टोटल इंटरेस्ट। तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 5-7 लाख तक छूट मिल देखते हैं। मैं यहाँ पर 9 लाख डालता हूँ, 50 लाख रुपए लिया है और मुझे इंटरेस्ट पड़ रहा है 9 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पर फिलअप करके देखता हूँ मुझे कितना छूट मिलता है। मुझे मिलता है 7,485 रुपए की छूट। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर होम लोन जो एजुकेशन लोन यहाँ पर डाल सकते हैं, कितना आपने इंटरेस्ट दिया है वो आपको छूट मिलेगा आपके हिसाब से। अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी
के लिए लोन लिया है, ये सिर्फ आपको 1 साल के लिए मिलता है। जो करंट ईयर है, पहली बार आपने घर खरीदा है और उसके लिए आपने लोन लिया है, तो उसके में आपको यहाँ पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा। जो वहाँ पर जो एटीसी के पास में जो धारा थी ना होम लोन की, तो वहाँ पर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा और 50,000 यहाँ पर भी मिलेगा। आप यहाँ पर 50,000 अगर भरेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शन यहाँ पर मिलता है। देखिए यहाँ पर मुझे मिला है, तो यहाँ पर एक ही बार मिलता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। आपको बार बार नहीं मिलेगा, एक ही साल मिलेगा, फिर अगले साल आपको नहीं मिलेगा। तो ये है आपको रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट लोन टेकन ऑन सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। मतलब ATEEA ये जो कौन सी धारा है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, जो प्रधानमंत्री का जो एक वो है ना, सभी के लिए आवास एक स्कीम है प्रधानमंत्री की, उसके तहत क्या था पहले 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 के बीच में, मतलब पिछले 1 साल में जो थी अवधि ना, उसे शायद बढ़ा दिया है अभी ना, तो उसी के बारे में है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपने लोन लिया होगा या फिर उसके तहत आपको जो भी खर्चा आपने किया होगा, सरकार ने सभी के लिए आवास नाम की एक योजना है, उसके तहत हो सकता है आपको मिला हो, या फिर उसके तहत आपने अप्लाई किया हो और आपने घर बनाया हो, तो यहाँ पर भी आपको 50,000 रुपए तक की छूट मिलती है। लेकिन मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं 50,000 डालता हूँ, यहाँ पर मैंने 50 डाल दिए और यहाँ पर भी मैं 50 डालता हूँ। क्या मुझे दोनों जगह मिलती है छूट? ना, एक ही जगह मिलेगी, ठीक है। ये डिसेबल हो गया है, तो दोनों में से एक ही आपको छूट मिलेगी। तो अगर आपने पहली बार घर बनाया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो भी आप यहाँ 50,000 अतिरिक्त छूट ले सकते हैं, और ATEEA के तहत भी आप 50,000 ले सकते हो, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही, ठीक है। चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। यहाँ पर अगर मैं 50,000 डालूंगा तो आपको वहां नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी शायद नहीं मिलना चाहिए, एक ही जगह मिलेगा। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर से उधर हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल बहुत चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड बहुत चल रहा है। अगर आपने कोई ऐसी मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी ली है लोन पे, तो वो जो आपने जितना भी अमाउंट लिया है, वो अमाउंट अगर भरेंगे, आप देखिए मैं जैसे लिखता हूँ कि 4,50,000 रुपए, तो मुझे कितना मिलेगा? तो देखिए मुझे 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। जो भी आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर खर्चा किया है, वो सारा के सारा खर्चा अगर आप यहाँ पर लिखेंगे, कोई आपने गाड़ी खरीद ली है, सिर्फ इलेक्ट्रिक, ठीक है, डीजल पेट्रोल की बात नहीं यहाँ पर हम कर रहे हैं। अगर आपके नाम से कोई आपने गाड़ी खरीदी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो, चाहे मोटरसाइकिल है या फिर 4 व्हीलर है या फिर कोई भी बड़ा ट्रक, आजकल बसें भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं, तो उसके ऊपर आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं डोनेशन इन सर्टन फंड्स, ठीक है। ATG यानी कि वो डोनेशन वाला कॉलम है, बहुत ही वो है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें पता चलेगा कि किस तरह से वो है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ATG में मैं आ गया हूँ। यहाँ पर डोनेशन हम नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ। वैसे मैंने डोनेट किया है प्रधानमंत्री राहत कोष में, लेकिन मैं यहाँ पर शो नहीं करूंगा अभी, क्योंकि पैन नंबर उनका ढूंढो, बहुत सारे लफड़े हैं। यहाँ पर उनका नाम देखिए, रेड स्टार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब के सब भरना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छूट नहीं सकती कोई भी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर उनका स्टेट कोड भी आपको देना होगा। अगर आपने दिया है, मेरे पास तो रिकॉर्ड है, लेकिन मैं नहीं भरना चाहता, क्योंकि मैं जब प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा डाल दिया तो उसके ऊपर टैक्स क्यों डिडक्शन क्यों लेना है बोल के मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। हमने दिया है देश संकट की स्थिति में, जो आर्थिक कंडीशन जब इतनी खराब हो रही है कोविड-19 के कारण, तो उसमें भी हम डिडक्शन लेंगे तो फिर देने का फायदा क्या है? तो इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। वैसे अगर आप लेना चाहते हो तो किसी दूसरी फंड में भी आपने दिया होगा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स में दिया है, यहाँ पर 100% छूट आपको मिलती है। यहाँ पर देखिए, अगर 100% छूट आप किसमें कितनी छूट है वो देखना है, तो उसके लिए आपको इंटरनेट पर सर्च करना होगा, ठीक है। अभी हमारी वीडियो बहुत वैसे भी लंबी हो रही है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैब है भी नहीं, इसलिए मैं भरना भी ज़्यादा बताना उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। लंबी हो जाने के बाद जब पिक्चर थिएटर से, PVR के थिएटर से जब लोग बाहर आते हैं, जब पिक्चर अच्छी नहीं लगती है पैसा खर्च करने के बाद, ये तो फ्री की चीज़ है, यूट्यूब पर देखते हैं लोग। अगर बोर लगने लगता है तो लोग
एग्जिट कर जाते हैं वीडियो से, इसीलिए ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये स्प्लिट करके आप दे नहीं सकते हो, इसलिए मैं इसे कंटिन्यू बना रहा हूँ। ओके, एनीवेज यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे, जो भी इंस्टीट्यूट है उसका एड्रेस है, यहाँ पर सिटी टाउन है, कौन से सिटी में, सारी टैब्स कंपलसरी है सब में ये। डोनेशन आपने कैश में दिया है तो आप कैश में देखिए, अगर आपने वाकई में दिया है डोनेशन तो आपके पास प्रूफ है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए जितना भी दिया है, 100% छूट है यहाँ पर, ठीक है। और अपने अदर ऑनलाइन मोड पे दिया है तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं, कैश वाला यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक 50% वाला है, और इसी तरह यहाँ पर क्या है 100% वाला फिर से एक आ गया है, और 50% वाला फिर से आ गया है। तो इसमें कौन कौन से फंड्स आते हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स आती हैं, वो आपको देखना पड़ेगा अलग से वीडियो में, ठीक है। एटीजी का कॉलम हमारा समाप्त होता है, और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम आता है हमारा, और वो है एटीजीजी। ये कौन सा कॉलम है? अरे बाबा, ये वो कॉलम है जो हम रेंट पे कर रहे हैं। हमारे पास अभी फिलहाल मकान है, लेकिन हम वहां पर नहीं रह रहे हैं, हमने उसे ताला लगा दिया है, या फिर हमारे पास रहने लायक घर है ही नहीं, हम दूसरे के घर में किराए से रहते हैं। जब हम किराए से रहते हैं तो हम उसे रेंट पे करते हैं, लेकिन सरकार ने हमें साल में 60,000 रुपये तक का जो किराया है वो माफ कर दिया है। वहां पर हम वो किराया इस एटीजीजी के कॉलम में भर सकते हैं, और हमें 60,000 रुपये तक का किराया हम यहाँ पर डिडक्शन करवा सकते हैं, यानी कि हम छूट ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त ने यहाँ पर 4,000 रुपये, तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 48,000 रुपये, यानी कि 4,000 रुपये पर मंथ का किराया दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर उतना ही लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगेगा तो मुझे ये भी सर्टिफिकेट देना होगा क्योंकि आपने रियल में जो रेंट पे किया है या नहीं किया है। डाउट होने पर मांगेगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रखना होगा। तो देखिए, मुझे 48,000 रुपये तक की छूट मिलती है। अगर वहीं आपने 1,00,000 रुपये किराया दिया है तो आप यहाँ पर तब भी 60,000 रुपये तक ही आपको मिलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने 48 दिया है तो मैं 48 ही यहाँ पर लिखूंगा, मुझे उतना ही मिलेगा। यहाँ पर फिर से डोनेशन आया है, लेकिन यहाँ पर जो भी रेड कलर में बीच में दिख रहा है ना, इस फॉर्म में देखिए, बहुत बड़ा फॉर्म है ये, यही मेन फॉर्म है। यहाँ पर जहाँ पर ये जो 3 नंबर की टैब है, जहाँ पर भी जो रेड कलर में लिखा है ना, यहाँ पर क्लिक करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप फिलअप नहीं कर सकते कोई भी चीज़। तो यहाँ पर ATGGMA फिर सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रूरल डेवलपमेंट के लिए आपने कितना पैसा दिया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है, अगर आपके पास जिसको डोनेशन दिया है आपने, उसका अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, वो कोई सरकारी संस्था है, तो उसका जो कोड है ना, कोड मेरे पास था, अब मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली है कहाँ पर वो कोड। तो मैं आपको बता देता कि वो कौन सा कोड है। मान लो आपने, जैसे सरपंच, गांव के सरपंच होते हैं, वो भी एक सरकारी संस्था ही है, वहां पर आपने डोनेशन दिया है, आपने दिया है कि ये लीजिए 5,000 रुपये और आप खर्चा कर लीजिए, ठीक है। कैश में दिया है आपने, कोई बात नहीं है, आप लिख सकते हो। यहाँ पर 10,000 तक की आपको छूट मिलती है। 10,000 तक आप कैश में ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर उसके ऊपर है तो आपको ऑनलाइन का जो पेमेंट की जो रसीद है वो आपको दिखानी होती है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर आपके पास उसका पैन कार्ड नहीं है तो उसमें कोड होता है, मतलब एक सरकारी इस तरह से कुछ नंबर होता है। अगर आप उनका पैन कार्ड नंबर नहीं है तो आप ये नंबर लिख सकते हैं, और तो इससे गवर्नमेंट, ये जो ITR की वेबसाइट है या फिर डिपार्टमेंट है, समझ जाएंगे कि वो ऐसा डिपार्टमेंट है जिनके पास अपना पैन नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो वो क्या होता है, एक्सेप्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखनी होती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही है, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो पैसा होता है, साइंटिफिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, कोई आपने ऐसी संस्था है जो रिसर्च कर रही है कि उस चीज़ के ऊपर, उसको दिया है। या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए आपने गाँव की सड़कें, पानी, बिजली का जो भी है वो बनाने के लिए दिया है, तो वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं, तो उसके लिए आपको छूट मिलती है, ठीक है। तो वो पैसा आप वहाँ पर डाल सकते हो।
10,000 रुपये तक कैश के साथ, और विदाउट कैश का जो ट्रांजैक्शंस हैं वो है आप प्रूफ के साथ यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, कितनी छूट मिलती है वो भी आप ले सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपने कैशलेस ट्रांजैक्शन किया है तो मैं मान लो कि यहाँ पर 5 लाख लिखता हूँ। ठीक है, 5 लाख मैंने यहाँ पर लिख दिया। कितनी छूट मिलती है हमें देखेंगे तो देखिए पूरी की पूरी छूट हमें यहाँ पर मिल गई है। ओके, 100% डिडक्शन से मेरे ख्याल से। ठीक है, डिडक्शन पूरा है, मतलब कहने का मतलब समझ गए आप? नहीं समझे ना? अगर आपने 1 लाख रुपए दिया है ना, इससे एक जागरूकता पैदा होगी है। देखिए, अगर आपके पास पैसा है, आप कहीं देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल फायदा आप ले सकते हो ना। आप किसी ऐसी संस्था में पैसा दीजिए जो कि आपको सरकार वापस देगी बाद में। इनकम टैक्स अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी अर्निंग है, इनकम टैक्स में आपका बहुत पैसा कटता है, मान लो कि साल का 70,000 80,000 रुपये कटता है साल का। ठीक है, आप डिफेंस में दे दीजिए ना, आर्मी में जो होता है उसमें दे दीजिए। ठीक है, प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दीजिए। आपको पता है कि मेरा 80,000 रुपये टैक्स कटेगा ही कटेगा, तो आप 80,000 का डोनेशन वहां दे दीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, 80,000 रुपये यहाँ पर डिडक्शन दिखाएंगे, सारा के सारा आपको वापस मिलेगा। बात बराबर ही है। कहने का मतलब ये है, आप देना चाहते हो ऐसी संस्था में जहां पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, आप वहां पर दे सकते हो। वो सारा के सारा पैसा आपको मिलेगा। सिर्फ उतना देना है मेरे हिसाब से। अगर रहा मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे हिसाब से उतना देना है जितना आपका टैक्स कटता है। मेरा देखिए 34,000 रुपये टैक्स कट रहा है। हो सकता है मैं दे दूँ, और मैं सोचूंगा इसके बारे में, मैं किसी ऐसी संस्था में दे दूँ जो मुझे रिफंड में मिल जाएगा, है ना। जब मेरा वैसे 35,000 रुपये टैक्स कट रहा है, वैसे मेरा होम लोन भी है, बाद में जब मैं रिफंड करता हूँ तो 0 हो जाता है वो। लेकिन फिर भी अगर मैं जब मेरा होम लोन खत्म हो जाएगा तब तो मुझे टैक्स देना ही होगा, तो मैं उसमें से आधा पैसा, आधा सरकार को दे देंगे और आधा दे देंगे उस संस्था को जहां पर अच्छा डेवलपमेंट का काम हो रहा है ना। बात बराबर ही है। जितना हमारा टैक्स कट रहा है उतना आधा गवर्नमेंट को दे देंगे, आधा उनको दे देंगे, उनको डोनेट कर देंगे। उसके बाद जो रसीदें हैं अपने पास रख के क्लेम करेंगे, वो पैसा हमें मिल जाएगा, है ना। उनका भी काम हो जाता है संस्था वालों का, और हमारा भी अच्छा दिल को सुकून मिल जाता है। चलो, ये हो गई धार्मिक और समाज की सेवा करने वाली बातें। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हमने कुछ पे नहीं किया है। ठीक है, डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी। चलो, तो ये है ये डोनेशन पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन। यहाँ पर भी आपको छूट मिलती है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी संस्था होती हैं, हमारे लिए ये बातें नहीं है, तो ज़्यादा इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर आपने डोनेशन दिया है तो आप यहाँ पर डिडक्शंस उसका ले सकते हैं। ADTTA में है, सेविंग बैंक्स में जो भी, अगर वो जो पहले मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आपने अगर वीडियो पीछे ले जाके अगर देखेंगे आप, यहाँ पर ज़्यादा बहुत लंबी हो रही है वीडियो, इसलिए मैं ये देखिए ये B3 में। ठीक है, अगर आपने यहाँ नहीं भर पाए हैं, छूट गया है, तो आप यहाँ पर भी सेविंग बैंक से, ठीक है, सिर्फ सेविंग बैंक्स का जो अकाउंट इंटरेस्ट है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल जो है सीनियर सिटीजन जो नहीं है उनके लिए 10,000 है, और सीनियर सिटीजन के लिए ऊपर जो लोग हैं उनके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा है, 50,000 रुपये तक की छूट है। लेकिन सीनियर सिटीजन का इस कॉलम में नहीं भरेंगे। अगर वो आपने पहले ऊपर कभी दिखाया होगा कि आप सीनियर सिटीजन है, तो ये कॉलम, क्योंकि ये मेडिकल वाली धारा में हमने यहाँ पर भरा था ना, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो देखिए हमने नो किया था, इसलिए वो यहाँ पर ये जो है ये डिसेबल है। अगर वहाँ पर हम यस करते तो ये इनेबल हो जाता और हमें 50,000 रुपये तक की छूट यहाँ पर भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप भरेंगे तो 10,000 की ही छूट हमें मिलती है। 10,000 रुपये तक की छूट हमें सिर्फ यहाँ पर मिलती है। ATU में यहाँ पर देखिए, ATU ये कॉलम होता है इंडिविजुअल के लिए जो टैक्स खुद पे कर रहे हैं उनके लिए है ये। इसके उसके अलावा हमारे अलावा ये मतलब जो हम खुद टैक्स जो भर रहे हैं ना इंडिविजुअल, उन्हीं के लिए है। उसके अलावा आप किसी को भी फैमिली में कोई भी सदस्य के बारे में यहाँ पर नहीं लिख सकते। यहाँ पर आपको उतनी छूट मिलेगी जितनी ATD में मिलती है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ 75,000 रुपये और 1.25 लाख रुपये। अगर आप की जो 40% डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर 75,000 छूट मिलेगी। अगर 40 से ऊपर डिसेबिलिटी है 80% तक, तो आपको 1 लाख 1.25 लाख रुपए
की छूट यहाँ पर मिलती है। वो पैसा आप यहाँ पर भरेंगे अगर कोई विकलांग है तो, जो टैक्स भरने वाला, ठीक है, यहाँ पर वो पैसा डिडक्शंस ले सकता है। विकलांग अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 75,000, सीनियर सिटीजन अगर वो है तो 1,25,000 रुपए तक का वो डिडक्शन ले सकता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, वो कहीं और जुड़ा है यहाँ पर, मेरे ख्याल से कहीं नीचे जुड़ा होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, छोड़ देता हूँ इसे, ठीक है। हाँ, आगे रूरल डेवलपमेंट के लिए आपने पैसा दिया है तो यहाँ पर 5,000 रुपए तक की आपको छूट मिलती है। ये कैश पर भी चलता है, ठीक है। कैश पर चलने वाली चीजें बस वही है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपए, पॉलिटिकल पार्टी के मतलब किसी रिसर्च के लिए आप 10,000 दे सकते हैं, और उसके बाद ये रूरल डेवलपमेंट के लिए रूरल डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए 10,000, और 10,000 नहीं, सॉरी 2,000 रुपए है वहां पर कैश में, ठीक है। वैसे 10,000 तक की आपको छूट मिलती है। इस तरह से कुछ है, वो फाइल में बहुत ज्यादा, मतलब ये क्या है, बहुत झोलमोल वाली जो है, नॉर्मल समझ नहीं पाओगे आप, इसलिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो मैं भी आगे बढ़ गया तो पीछे का भूलने लगा था। ओके, तो इस तरह से ये है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए अगर आपको आपने दिया है तो कौन सा एग्रीकल्चर में दिया है, वो आपको एग्रीकल्चर इनकम आपका कौन सा है, कौन से इनकम हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको शो करना होता है। यहाँ पर 5,000 रुपये डालेंगे और 5,000 रुपये तक की आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर में छूट मिलती है। ये मैंने छूट ले ली, देखिए यहाँ पर 5,000 रुपये तक की छूट मिलती है, ठीक है। एग्रीकल्चर नहीं है, यहाँ पर खेती नहीं है। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं भरा है। वैसे आप यहाँ पर कौन सी खेती है, कौन सी खेती से इनकम हुआ है आपको, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं पता है तो आप एनी अदर लिखेंगे और यहाँ पर 5,000 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं फिलहाल नहीं लिखता हूँ कुछ भी। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो भरना था हमने भर दिया है, हमने अपना काम कर दिया है। अब कितना टैक्स बनता है, कितनी छूट मिलती है, अभी हम देखेंगे। यहाँ पर ये ऑटो पॉपुलेटेड ऑटो फिलअप होते हैं सारे के सारे, इसे हम फिलहाल सेव करते हैं। टैक्स डिटेल में जाएंगे, फिर इसे चेक करेंगे इस चेक बॉक्स को, और यहाँ इसे सेव कर देंगे और नेक्स्ट चलेंगे आगे। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपने कितना टैक्स दिया है और कितना टैक्स आपको मिला है। देखिए 23,500 तो कटा था, लेकिन 23,500 रिफंड हो रहा है, तो अच्छी बात है। किस अकाउंट में रिफंड कराना चाहते हो, यहाँ पर उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, और इसे अगर दूसरा ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। इसे डिलीट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे डिलीट कर सकते हो। उसके बाद शेड्यूल डीआई है। शेड्यूल डीआई में हमने जो भरना था कुछ भी नहीं भर पाए हम, उसी में है वो जो एटीसी का जो पॉलिसी का जो था ना, पहले हमने नो किया था कहाँ पर, और उसके बाद आप यहाँ पर फिलअप करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं हम। तो जो भी एरर है यहाँ पर अभी आपको दिखता है। प्लीज इंटर डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ इनकम फ्रॉम ऑफ सोर्सेस, तो इनकम ऑफ सोर्सेस कहीं हम बताते बताते कोई चीज है ना छोड़ दी होंगी, ठीक है। तो ये जो है ना, हमने एनी अदर लिखा था ना, यहाँ पर हमने अभी एनी अदर नहीं लिखना है, ये सिलेक्ट किया है। अभी फिर से सबमिट करेंगे। ये पॉपअप जैसे आते हैं वैसे आपने क्या करना है, उसे करेक्ट करना है और फिलअप करना है। देखिए यहाँ पर प्लेस मांग रहे हैं, प्लेस हमारी छूट गई थी, ठीक है। प्लेस लिख दिया मैंने गैंगटॉक, उसके बाद नाम लिख दिया है। यहाँ पर ये भी लिखना है, हमने सेल्फ करना था, और बहुत सारी चीजें देखिए। उसके बाद आई वुड लाइक टू वेरीफाई, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद वेरीफाई कैसे करना है वो आपको पता है, ठीक है। चलो मैं कर लेता हूँ, इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए यही जो धारा जो मैंने आपको बताने वाला था ना, वो देखिए वही था, मुझे दिखी नहीं एक्चुअली। ये कहाँ पर है, यहीं पर है, इस कंपटीशन ऑफ टैक्स में है। ये देखिए वही तो मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिल क्यों नहीं है। यहाँ पर आपने लिखना है, यहाँ पर क्या लिखा है, 1/4/20 से लेकर 1/7/31/20, इस कोरोना वाले जो लॉकडाउन के पीरियड में आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो आपको यहाँ पर लिखनी है यस, नहीं की है तो नो। हमने नहीं की है, हम नो लिखेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट की है तो यस लिखेंगे, तो उसी हिसाब से वो
आपको मिलता है। ठीक है, प्रीव्यू एंड सबमिट। ओके, ये आप प्रीव्यू करेंगे और प्रीव्यू करने के बाद इसे एक बार चेक करने के बाद इसे सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आधार OTP से वेरीफाई हो जाएगा। जो भी आपके पास है डीमैट अकाउंट से आप करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, और उसके बाद EVC बहुत सारे मीडियम है वेरीफाई करने के, आप कहीं से भी कर सकते हो। मैं आधार से कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। अभी OTP आएगा और OTP हमें यहाँ पर डालना होगा। OTP आएगा, यहाँ पर डालेंगे और सबमिट करेंगे तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्म चला जाएगा। उसके बाद हमारा जो पैसा है वो जितना भी दिन में आएगा वो आ जाएगा, और ये लास्ट स्टेज है यहाँ पर सबमिट करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से आप फिलअप कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको कुछ हेल्प मिलती है तो शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें अभी फिलहाल सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। और हम अगर इसी तरह से वीडियो बनाते हैं तो देख लीजिएगा आपके दिल में क्या फील होता है इस तरह से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।